मैं उनिशा, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, ऐसी कौन सी खबरें जो लगातार सुर्खियों में हैं और लगातार सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ प्रवाल सक्सेना पॉलिटिकल एडिटर है, हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और हम सीधे चलेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल सक्सेना जी के पास, क्योंकि प्रवाल जी लोकसभा चुनाव जो है उसका शंखनाद हो चुका है और मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस में, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। प्रवाल जी, प्रवाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब हम सीधे चलेंगे ज्ञानेश जी के पास, लखनऊ ब्यूरो से हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश लखनऊ की तमाम बड़ी खबर आज की क्या है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। ज्ञानेश जी, आपने म्यूट करके रखी है, अपनी आवाज म्यूट करके रखी है। जी ज्ञानेश जी, कहिए। ज्ञानेश जी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी क्योंकि आपकी आवाज़ हमें नहीं पहुँच पा रही, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है। हम सीधे चलेंगे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी के पास और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज क्या लगातार सुर्खियों में है और लगातार हेडलाइंस बनी हुई अखबारों में, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। आज एक बड़ी खबर ये है कि चीन ने एक ऐसा एआई का निर्माण किया है जो इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है। जी। उस एआई के कारण से ताइवान ने आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में एआई का प्रयोग चीन ने चुनाव में किया है। इस बार भारत और अमेरिका सहित देश पूरे दुनिया में कई देशों में चुनाव है और ये चुनाव का प्रयोग चीन का है। ये हाई प्रोफाइल चुनाव को निशाना बनाया। माइक्रोसॉफ्ट ने इस बार कहा कि चीन के तरफ से इस प्रकार की हरकत की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुनिया को सावधान रहना चाहिए। जो लोकतंत्र है वो वोटिंग के आधार पे ही जो है जीवित है। वोटिंग के कारण से लोकतंत्र जीवित है। ऐसे में यदि इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए या इलेक्शन में कोई चीटिंग करने के लिए कोई एआई का उपयोग करता है तो निश्चित रूप से ये दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और चीन हमेशा दुनिया, अन्य देश या किसी भी प्रकार से जान की कभी कीमत नहीं की है। वो हमेशा अपना निजी स्वार्थ देखता है। यदि कोई उनको निजी स्वार्थ निहत होते हुए दिखता है तो निश्चित रूप से वो उस तरफ कदम उठाते हैं। तो इसीलिए चीन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और आज एक और खबर है जिसमें बाइडेन ने चेतावनी दी है नेतन्याहू को कि जिस प्रकार से गाजा पट्टी में लड़ाई चल रही है अभी उसे रोकी जाए या थोड़ा उसमें परिवर्तन किया जाए। और उसमें जो सुविधाएं है, जैसे वहाँ पे जो प्लाजा है उस प्लाजा को भी बंद करके रखा था। टोल प्लाजा जहाँ यातायात जो है वहाँ से सुविधा है और सब जो खाद्यान्न है एवं रोजमर्रा का सामान है वहाँ से आदान प्रदान किया जाता है। उसको बंद करने के बाद स्थिति काफी बेकाबू हो गया था। खाने पीने के लिए लाले पड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में जो बाइडेन ने समझाया कि इस प्रकार जब भी आप कुछ ये करो लेकिन आम जनमानस अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। अपने जगह पर युद्ध आप लड़िए लेकिन किसी भी प्रकार से जो है ये जनमानस के जान पर नहीं आना चाहिए। तो उसको देखने के बाद नेतन्याहू ने कुछ नरमी दिखाई है और नरमी दिखाते हुए फिलहाल जो वहां पर जो बैरिकेड है उसको हटा दिया है। हटा देने के बाद वहां यातायात सुगम हो गया है।
और अब इसको देखना योग्य होगा कि जो बाइडेन ने ये सब चीजें करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या जो अमेरिका में चुनाव है उस पर क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। इसके अलावा मैं एक चीज पर नजर दौड़ाना चाहूंगा जो भारत से ही है कि जो कल जो न्याय के लिए कांग्रेस ने नीति बनाई है और जो घोषणा पत्र में उन्होंने जो पंच न्याय का नारा देकर शामिल किया है घोषणा पत्र में कि हम ये करेंगे, उस पर आज लगभग सभी पार्टियों ने प्रतिक्रिया दी है और ये भी आज प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है अखबारों में, जिसमें विशेष रूप में कांग्रेस ने जो एक नारा दिया है कि कांग्रेस के वादे 340 पार। ये पहली बार मतलब दमदारी के साथ में इसको 340 का नारा दिया है, 370 के एवज में 340। अब ये आंकड़ा का मतलब क्या है कुछ दिन बाद पता चलेगा, लेकिन इसके पीछे का कारण लोग बता रहे हैं कि भाई जो घोषणा की है वो 344 वादे किए हैं। तो ये जो 340 है ये सीटों से नहीं है, ये वादों के 340 पार है। तो कांग्रेस के 340 पार का जो नारा है वो वादों का है जो खुद कर सकते हैं। सबसे बड़ी एक और खबर है जी। जो खजुराहो में मीरा यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। जी बिल्कुल। वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा वहां चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनका जो आवेदन है, उनके जो फॉर्म में वो निरस्त किया गया है, उससे लग रहा है कि किसी प्रकार से कोई लेन देन या सेटिंग या हो सकता है कि मीरा यादव में भविष्य में भाजपा के पाले में दिखाई दे पड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस घटनाक्रम के बाद अधिकतर लोगों को मानना है कि मध्य प्रदेश नहीं में देश में और भी इस प्रकार की जो है घटनाएं घट सकती है कि किसी अन्य पार्टी ने उनको बी फॉर्म दिया हो और वो लौटाने के बजाय इस प्रकार से कुछ गलती की जाए जिससे फॉर्म निरस्त हो जाए, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। इसके पहले भी मध्य प्रदेश की बात करूंगा, जब मैं यहाँ जब सुषमा स्वराज जी यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी 2009 में, तब भी यहाँ से राजकुमार पटेल उम्मीदवार थे, लेकिन उनके सामने भी इसी प्रकार का जो है फॉर्म का ओरिजिनल कॉपी ही जमा नहीं की। तो ये सब सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि मीरा यादव को समझाइश दी गई थी कि आपके जो फॉर्म है इस फॉर्म में एक जगह पर साइन नहीं है, ऐसी स्थिति में रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन मीराबाई ने ये कहा कि मैं मीडिया से बातचीत करके वापिस आऊंगी और फिर आके साइन कर दूंगी। तो मतलब ये है कि उनके नॉलेज में था और समझाइश देने के बाद भी उन्होंने नहीं सुनी। बिल्कुल। अधिकारियों की कोई गलती इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, उनको उस वक्त ध्यान दिलाया कि आपके इसमें हस्ताक्षर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा यही है कि हर जो उम्मीदवार होता है वो 4-5 सेट जमा करता है क्योंकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। एक अगर आवेदन निरस्त होगा, दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा, इस प्रकार से उनके आवेदन एक्सेप्ट होना है। यहाँ पर केवल एक ही सेट वहां पर जमा की गई है और इस सेट पे भी जो है उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। उसके अलावा जो लेटेस्ट जो मतदाता सूची है उसके जहां पर जिस पेज पर उम्मीदवार का नाम है उस पेज की सत्यापित प्रतिलिपि भी जो है आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होता है। लेकिन इन्होंने मीराबाई ने क्या किया, जो पुराने जब विधानसभा से पहले की जो सूची है उसकी लिस्ट निकाली है, निकालकर वो भी सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, केवल प्रिंट आउट है, फोटो कॉपी है, उसको संलग्न किया गया।
इससे उनका इसमें नामावली में जो नंबर है वो भी बदल गया, क्योंकि आमतौर पे अधिकतर जगह पर नामावली का नंबर बदल जाता है विधानसभा के बाद लोकसभा के चुनाव में। बिल्कुल। ये इसे लेकर जो जिस प्रकार से INDIA ने ये कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, इस प्रकार के किसी भी प्रकार जो उम्मीदवार है उसका फॉर्म निरस्त करना लोकतंत्र की हत्या की श्रेणी में आता है। लेकिन ये कहा जाना चाहिए कि भाई आपने जिसको टिकट दिया है उसका फॉर्म ही अगर ठीक से नहीं भरा जाएगा, और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि उम्मीदवारों के लिए पैनल वकीलों के जो है वो मतलब प्रोवाइड किया जाता है कि वकीलों के पैनल ही जो है फॉर्म को भरेंगे, और फॉर्म भरने के बाद जो उम्मीदवार है वो जाके वहां सबमिट करते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई जो लीगल टीम है या लीगल व्यक्ति है वो इसमें शामिल नहीं थे फॉर्म भरने समय। तो ये सारी चीजें ऐसा लगता है कि सुनियोजित तरीके से ये मीरा यादव ने ये विड्रॉ किया है, मतलब उनको पता था कि ये रिजेक्ट होगा, इसके पीछे हो सकता है इनका मंशा क्या है कुछ दिन बाद पता चलेगा। लेकिन पूरे देश में एक संदेश गया है कि इस प्रकार का जो है कोई भी इस प्रकार की चीज है उसे ठीक नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि इसमें इसी पर चुनाव पर ही लोकतंत्र इस देश का टिका हुआ है। इस लोकतंत्र में अगर इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेगी और इससे अगर आगे जाके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लेन देन की या किसी प्रकार के कोई प्रलोभन या डरा धमकाने की बात सामने आती है तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जो कि 9 उम्मीदवार और मैदान में हैं, अलग अलग छोटी मोटी पार्टियों से, और कांग्रेस ने ये सीट जो है समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी थी, लेकिन निरस्त होने के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के लिए रास्ता बहुत आसान हो गया है। जी निशा जी बिल्कुल, हम सीधे चलेंगे एडिटर सूरज जी के पास और तमाम आज की बड़ी खबर बड़ी अपडेट जानेंगे। सूरज जी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए निशा, समय चुनावी माहौल में जैसा कि कुछ खबरों का विश्लेषण हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी ने किया है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर में रहेंगे और सहारनपुर में सभा करने वाले हैं, कैराना में रोड शो करने वाले हैं और अजमेर के पुष्कर मेला ग्राउंड पर भी उनकी सभा होगी। यहाँ बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा है, ये जो क्षेत्र है जहां वो करने वाले हैं, ये किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्र रहे हैं, चाहे सहारनपुर हो या कैराना में ये रोड शो करने वाले हैं। और इस सीट पे जो प्रत्याशी हैं, रालोद से निधन हुआ है उनका, तो चरण सिंह को भारत रत्न से नवाज करके संतुलन बिठाने की कोशिश उन्होंने की है। और अजमेर में सभा है तो उससे नागौर, टोंक, सवाई माधोपुर, पाली, जोधपुर और भीलवाड़ा की सीटों को साधने की कोशिश की जाएगी। यहाँ मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहूंगा कि राहुल गांधी भी आज सभा करने वाले हैं, उनकी रैली है, तुक्कुगुड़ा में रैली करने वाले हैं। और यहाँ संभावना बताई जा रही है कि आज जब वो तुक्कुगुड़ा में रैली करेंगे तो कल जो न्याय पत्र घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका जिक्र एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी ने किया है, उसका आज तेलुगु वर्जन वहां से उसकी लॉन्चिंग करेंगे, तेलुगु वर्जन की। और यह है जो सभा है ये तुक्कुगुड़ा में सभा करेंगे। एक और बात है कि कल दिन भर जिस खबर की सुर्खियां रही हैं कि जिस तरह से राजस्थान के चुरू, सीकर और झुंझुनू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, वहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने अपने भाषण में, उद्बोधन में जो बातें कही हैं, उन्होंने जो मुख्य बातें कही है उसमें सबसे पहली बात थी कि उन्होंने आस्था का सहारा लिया है और उन्होंने कहा है कि जो लोग आस्था से खिलवाड़ करेंगे उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने एक बात और कही कि अभी ये जो 10 साल था ये ट्रेलर था, 10 साल का जो कार्यकाल रहा है ये ट्रेलर था, आने वाले 5 साल में यदि और भ्रष्टाचारी सामने आएंगे तो उन पर इनसे ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वही एक बात जो हमेशा वो कहते हैं 2014 के चुनाव में भी जो सुनी गई थी उनके मुख से कि देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो यहाँ से उन्होंने अपनी बात शुरू की थी।
तो कल दिन भर उनकी ये 3 सभाओं की जो भाषण रहे हैं वो चर्चाओं में रहे हैं। बिल्कुल। एक और बात यहाँ कांग्रेस के संदर्भ में उत्तराखंड से संबंधित है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के जो नेता हरीश रावत रहे हैं, उन्होंने एक बात कही है। ये कांग्रेस के लिए विचारणीय इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत माने जाते हैं, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सुस्त हो गई है और अब कांग्रेस को सत्ता की भूख नहीं है। बिल्कुल। अब ये बात उन्होंने कही है, हालांकि जिस आशय से उन्होंने कही है, बाद में वो स्पष्ट किया कि उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को करो या मरो की नीति पर काम करना पड़ेगा। लेकिन उनकी ये बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में संभावना है कि हो सकता है हतोत्साहन का कारण बने कि कांग्रेस को सत्ता की भूख नहीं है और कांग्रेस सुस्त हो गई है। बिल्कुल। तो ये इस बयान को लेकर भी कल दिन भर चर्चा रही है। दूसरी एक और बात है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं सीट से समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं शिवपाल यादव, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम सबसे वोट मांगेंगे और वोट नहीं दोगे तो बाद में हिसाब होगा। अब इसे उनकी धमकी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उनकी तरफ से जो बात आई है, क्योंकि इस वीडियो में साहिबजान से जो सपा के विधायक है ब्रजेश यादव और शिवपाल के बेटे, वो भी इस वीडियो में देखे जा रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये पूरा वीडियो नहीं है, इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो इस वीडियो की भी चर्चा रही है। दूसरी एक और बात है कि जहां चुनाव आयोग ने सख्ती कर दी है कि किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य पार्टी के विरोधी दल के किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की जाएगी। और इस बात को लेकर के कई शिकायतें भी हो चुकी हैं। और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने हुगली से जो उम्मीदवार हैं लॉकेट चटर्जी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक हैं असित मजूमदार, उनके द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में शिकायत दर्ज कराई है। और उस बयान का वो हिस्सा साझा किया जिसमें मजूमदार जो हैं टीएमसी प्रत्याशी रचना बनर्जी से तुलना करते हुए लॉकेट को 2 नंबरी माल बता रहे हैं। तो इस तरह से जो व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जाते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी की जाती है, इसको लेकर के भी चुनाव आयोग भी सख्त है। और अब इस मामले को लेकर के राजनीतिक दल भी जो प्रत्याशी हैं एक दूसरे के प्रति यदि कोई टिप्पणी करता है तो अब उस पर शिकायत की जा रही है और चुनाव आयोग उसका संज्ञान ले रहा है। एक खबर पर और ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले वर्ष 2023 में जन्म मृत्यु पंजीयन संशोधन कानून लागू किया गया था और 1 अक्टूबर 2023 से कानून प्रभावी किया गया था। इस कानून में एक बात है जो आगामी दिनों में जिसका सुखद परिणाम देश के सामने है, क्योंकि धर्म परिवर्तन की संभावना या धर्मांतरण की संभावना को लेकर के, धर्म को लेकर संशय की जो संभावना रहती है उसमें अब स्पष्ट हो गया है। क्योंकि इस कानून के तहत जो जन्म मृत्यु पंजीयन संशोधन कानून 2023 लागू किया गया, उसके अनुसार अब बच्चे के रजिस्ट्रेशन जब जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जाता है तो जन्म के रजिस्ट्रेशन में यदि माता और पिता का धर्म अलग अलग है, किसी ने अलग अलग धर्म के लोगों ने विवाह किया और उनका यदि संतान उत्पत्ति होती है, तो अब उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो जन्म प्रमाण पत्र बनेगा उसमें बच्चे की मां का धर्म और पिता का धर्म दोनों का उल्लेख करना अनिवार्य हो गया। हालांकि गृह मंत्रालय ने इसका जो मॉडल का रूल्स है इसका ड्राफ्ट बना लिया है और इस मॉडल को राज्यों को भी भेज दिया है। क्योंकि यदि जन्म रजिस्ट्रेशन के समय जो फॉर्म नंबर 1 भरा जाता है उससे जो डाटाबेस मिलेगा उसके आधार पर एनपीआर, जैसे कि बात हो रही है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की, और आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज में भी ये अपडेट रहेगा। क्योंकि इसमें यदि माता का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, तो इस पर भी चर्चा अब होने लगी है क्योंकि ये डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा इसका। तो ये अब स्पष्ट हो जाएगा कि कभी यदि धर्मांतरण की बात आती है या इस तरह की कोई बात आती है कि जहाँ किसी जातक के धर्म को लेकर के अनिर्णय की स्थिति है तो वहाँ ये दस्तावेज काम आएंगे। एक खबर और है सूरज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी और मैं सीधे पॉलिटिकल एडिटर के पास चलूंगी। हमारे साथ जुड़े और तमाम, क्योंकि राजनीति मुद्दों से जुड़ी तमाम खबरें हालांकि हमारे एडिटर जी ने बताई है। और इसके अलावा और क्या जानकारी है, मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल किस तरह से अभी चल रहा है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए निशा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से अब जो है शबाब पे आ रहा है, कल जो एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री और कमलनाथ के जो पारिवारिक सदस्य कह सकते हैं, उनके 40 साल पुराने सहयोगी और वरिष्ठ नेता दीपक सक्सेना ने जो है रात को 10:30 बजे भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उनके साथ लगभग 4000 लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है अलग अलग स्थानों पे। तो
इस तरह कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा में भी जो है कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और क्योंकि दीपक सक्सेना वो नेता है जिन्होंने 2018 में चुनाव जीता था, जी जी। उसके बावजूद भी उन्होंने कमलनाथ के लिए अपनी सीट खाली करी थी। प्रोटेम स्पीकर के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था और उनके साथ जो है लगातार अन्याय हो रहा था और इसलिए उन्होंने ये बड़ा निर्णय लिया है। जो व्यक्ति 5 बार विधायक रहा हो, मंत्री रहा हो और जिसने काफी छिंदवाड़ा में कांग्रेस को, कमलनाथ को मजबूत करने का काम किया उनके पूरे परिवार ने, और आज उनको भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ना पड़ी। इस संबंध में जब उनसे बातचीत की गई तो उनका स्पष्ट कहना था कि मैं अपने आप को असहज महसूस कर रहा था कई दिनों से और अब वो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। हालांकि उनको सुबह आना था लेकिन वो दोपहर बाहर निकले। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी 1 बजे तक लगभग उनका इंतजार करते रहे। उसके बाद 10:30 बजे रात को उनने सदस्यता दिलाई है। इस तरह छिंदवाड़ा में भी जो है कांग्रेस का बड़ा किला गिरा है। सकते हैं कि जिस तरह से पार्टी को छोड़ने वाले, पलायन करने वालों के कद्दावर नेताओं की संख्या बढ़ रही है, उसमें एक अहम कड़ी छिंदवाड़ा है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में भी कुछ मजबूत करेगी, ऐसी संभावना है। बिल्कुल जी। दूसरी तरफ हम देखें तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बराबर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो इतने बड़े जादूगर हैं जीतू पटवारी कि उनके आने के बाद बराबर जो है पार्टी के नेता गायब होते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज पार्टी पूरी तरह से खाली है, मैदान खाली। और नेता को कहा कि नेता प्रतिपक्ष भी, उमंग सिंगार भी दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ पे हैं। इसका पलटवार करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि उमंग सिंगार जो है दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, उन्हें गले में इंफेक्शन हुआ है और उसके बाद ही वो चुनाव प्रचार में उतरेंगे। हालांकि नाराजगी कोई बात नहीं है। इसी तरह उनका कहना था कि व्यापम कांड से बड़ा कोई घोटाला नहीं हुआ, जिसको गायब किया गया, ये भी बहुत बड़े जादूगर है। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और राजनीति के रंग हर दिन प्रदेश में बदल रहे हैं। जी बिल्कुल। हम सीधे चलेंगे, हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की तमाम आज की बड़ी खबर क्या हमारे दर्शकों के साथ साझा करें? निशा जी, मैं बिल्कुल आपको इस पे अवगत कराना चाहूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम लगाया है। वो 3 जगहों पर अपनी जो है जनसभाएं करेंगे। वही पहली जो जनसभा करेंगे सहारनपुर में, वो उनकी रैली को लोगों को संबोधित करेंगे। फिर बिजनौर में जो योगी आदित्यनाथ सभा करेंगे और उसके बाद में नगिया में सभा करेंगे। तो इस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ जो है जनसभाएं कर रहे हैं। जिसे हम आपको बताना चाहेंगे कि यूपी में सपा के साथ में गठबंधन जो लोकसभा चुनाव में उत्तरी कांग्रेस में जो टिकटों के वितरण पर सवाल उठने लगे हैं, कहीं न कहीं जो गठबंधन के बाद में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की सीटें सपा के कोटे में चली गई हैं। तो साथ ही साथ कांग्रेस को कई सीटें मिल गई हैं जहां उसे दूसरे दलों में आए नेताओं को टिकट देना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो कांग्रेस ने अपने कोटे की 17 से 14 सीटों पर अधिकृत तौर पर प्रत्याशी को घोषणा कर दी है, जबकि एक सीट पर प्रत्याशी का नाम तय है और केवल घोषणा हुई है। इस तरह 15 सीटों पर अगर देखा जाए तो प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं। अब केवल अमेठी व जो रायबरेली है, उसके प्रत्याशी की घोषणा कहीं न कहीं अभी बाकी है। अब हम बात करेंगे निशा की किस तरीके से कहीं न कहीं जो है कांग्रेस के जो है अंशु जी प्रवक्ता जो है लगातार जो है उन्हें जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कमेंट किया तो उन्होंने कहा कि जो रावण बढ़ रहा है, टिकट क्यों मांग रहे हैं, क्या मांगे सलाह और भारतीय जनता पार्टी को टीका टिप्पणी कर रही है, कहीं न कहीं वो गलत है। तो उन्होंने भाजपा को लेकर कहा है कि भाजपा के ये अधिकार किसने दिया है कि वो कांग्रेस के लिए लगातार टीका टिप्पणी करे और बीजेपी के अंदर से हवा खिसक चुकी है। पूरा भाजपा सिस्टम खोखला हो चुका है। जी बिल्कुल। बीजेपी प्रचार की बात तो कर रही है, लेकिन 19 अप्रैल को देश में पहले चरण के चुनाव सर पर होने के बावजूद बीजेपी का मैनिफेस्टो अभी तक नहीं आया है। जी। और झूठा हित ले आते हैं प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा झूठ बोलने में माहिर है।
देश जी, और बिल्कुल। देश की जनता भाजपा मोदी को हराने जा रही है। बीजेपी की हिम्मत नहीं बची है कि झूठ भी बोल पाए और रॉबर्ट वाड्रा अमेठी और कांग्रेस पार्टी पर अपना हताशा दिखा रही है। तो वही उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता कांग्रेस को जिताने जा रही है। अब 13 रुपए किलो शक्कर का दूध बेचने वालों को अमेठी वालों ने नकार दिया है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं जो अंशु अवस्थी है प्रवक्ता कांग्रेस से, उन्होंने जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी को। आपको बताऊं निशा कि कल जो है कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है, न्याय पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया है कि हाथ बदलेगा सबके हालात। और निशा, एक खबर पर मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा कि कल एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हो रहा है कि लगातार जो है एक महिला जो दरोगा है, वो मथुरा का बताया जा रहा है कि मथुरा में एक जो महिला दरोगा है जी। वो ईंट लेकर आती है और एक पुलिस कर्मचारी को देती है। तो उसको लेकर कहीं न कहीं जो पुलिस कर्मचारी है कार के अंदर, वो सर पे और उंगलियों पर ईंटा मार रहा है। तो जी, इसको जी। लेकर लगातार सोशल मीडिया पर जो लोग है अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो जो युवक है जिसको गिरफ्तार करने के लिए, वो बताया जा रहा है कि उसके ऊपर कई गंभीर धाराएं थी, वारंट कटा हुआ था। जी, लेकिन बिल्कुल। वो पुलिस के पैर ये कह रहा है कि हमें वारंट दिखाइए तब ले चलिए। तो इस तरीके का कहीं न कहीं जो वीडियो लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। जी, जी, बिल्कुल। ज्ञानेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और लखनऊ उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी थे, जिन्होंने तमाम चुनावी मुद्दों से, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ी तमाम जानकारी दी। हमारे साथ एडिटर सूरज पाठक जी, जिन्होंने तमाम बड़ी खबरों पे जानकारी दी, चुनाव से संबंधित जानकारी दी, और साथ ही साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल सक्सेना जी हमारे साथ उपस्थित थे। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में हमने जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियों में हैं और चुनावी मुद्दों में क्या आज चल रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल पूरे भारत देश में देखने को मिल रहा है, उससे जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचाई। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।